क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स एक छोटा सा टॉपिक है बट एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे अपने बोर्ड के लिए देख लो चाहे कंपटीशन के लिए देख लो। आज वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में हम आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, आपको ये बताएंगे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कैसे कैसे आई, और हाइगेन्स प्रिंसिपल आपको पढ़ाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी लेक्चर के बीच में हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। हेडिंग लगाते हैं वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, और इस चैप्टर में हम वेव नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे। किसकी? वेव नेचर ऑफ लाइट की। देखो, सदियों से एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि ये जो लाइट है ये वेव है या पार्टिकल है। आपने भी सुन रखा होगा कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। आज के टाइम में तो दोनों नेचर को एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है, लाइट के पास डुअल नेचर है, डुअल नेचर। बट पहले ऐसा नहीं माना जाता था। तो ये कहानी शुरू होगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट से, सर आइजैक न्यूटन से, जिन्होंने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, अपनी एक थ्योरी में जिसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सन 1675, बहुत पुरानी बात है, 1675 में सर आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने कहा लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये बोल रहे थे कि जितने भी लाइट सोर्स हैं, एवरी लाइट सोर्स emits tiny particle called corpuscles, इन्होंने कहा जितने भी लाइट सोर्सेस हैं, एक ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, सूरज हो गया, जितने भी लाइट सोर्स हैं, जैसे एक ट्यूबलाइट हमने बना ली, ये सब टाइनी पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, जिसको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं? पार्टिकल है, ठीक है? डिफरेंट शेप एंड साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई साइज शेप भी इसका फिक्स्ड नहीं है, ठीक है? इन्होंने कहा ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये इलास्टिक हैं, ये रिजिड है एंड मासलेस है। इन पार्टिकल का कोई मास नहीं है। भाई इसका मास होता, हमारे सर के ऊपर बल्ब जल रहा है, उसमें जो पार्टिकल निकल रहा है उसका मास हो तो सर पे आके ऐसे लगेगा कि नहीं, हमारा सर फट जाएगा। तो इन्होंने बोला मासलेस पार्टिकल है, assumptions है। इन्होंने बोला जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये मासलेस हैं और ये डिफरेंट शेप्स एंड साइज के हैं, ठीक है? तो सर आइजैक न्यूटन बिलीव करते थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का नाम है कॉर्पस्कल्स। ये जो लाइट है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनका नाम है कॉर्पस्कल्स। फिर इन्होंने कहा कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा जो पार्टिकल है ये हमेशा सीधी लाइन में चलते हैं। और ये भी बोला कॉर्पस्कल्स ट्रैवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। चलो ये बात भी सही है कि डिफरेंट स्पीड में, डिफरेंट मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है। बट इन्होंने यहां पे ये बोला कि जो इसकी स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। जैसे उन्होंने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर। ऐसा इनकी थ्योरी कह रही थी कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं दे विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर एज कंपेयर टू एयर। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये डिफरेंट शेप साइज के, अलग अलग शेप अलग अलग साइज के हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ लाइट। डिफरेंट
color of light have different shapes and size of corpuscles। ठीक है, आपको पता है लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, जैसे मान लो विब्ग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जैसे इन्होंने कह दिया कि वायलेट वाले के जो कॉर्पस्कल्स हैं, वायलेट लाइट के जो कॉर्पस्कल्स हैं वो सबसे छोटे हैं, स्फेरिकल हैं। रेड के जो कॉर्पस्कल्स हैं सबसे बड़े हैं, प्रिज्म शेप के हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने कहा अलग अलग कलर ऑफ लाइट के जो कॉर्पस्कल्स हैं उनका अलग अलग शेप और साइज है। तो ये थी सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इनके हिसाब से कि जितने भी लाइट सोर्स हैं इसमें से लाइट नहीं निकल रही, पार्टिकल निकल रहे हैं, कॉर्पस्कल्स, छोटे छोटे पार्टिकल डिफरेंट शेप एंड साइज के, जो कि मासलेस हैं, जो कि मासलेस हैं। ये याद रखना। कॉर्पस्कल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। कॉर्पस्कल्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ये भी बता दिया कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। हाँ, इन्होंने कहा कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, यानी वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर, ये इन्होंने बोला। और फिर बोला कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स। इस थ्योरी के कुछ अचीवमेंट भी थे कि कुछ फिनोमेना लाइट के एक्सप्लेन कर लिए गए। क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, नोट कर लो, बताएं, नोट कर लो, बताएं। ये थ्योरी मेनली स्टैंड की ना सिर्फ इस नाम की वजह से, इस नाम में इतना वजन था कि इस थ्योरी को लोग मान रहे थे। लेटर ऑन थ्योरी फेल करती जा रही थी, पर इस नाम में इतनी पावर थी कि लोग कह रहे थे नहीं कुछ तो बात होगी। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, या जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalagpande.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, www.physicswalaalagpande.com। है तो इस थ्योरी के अचीवमेंट्स क्या थे, पहले उसकी बात करते हैं। तो इस थ्योरी ने हमें 3 फिनोमेना एक्सप्लेन किए लाइट के। पहला, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक्सप्लेन किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा मान लो ये कोई सरफेस है, ये कॉर्पस्कल आया, इन्होंने बोला कॉर्पस्कल इलास्टिक है, तो यहां पे एक इलास्टिक कोलिजन हुआ और लड़के कॉर्पस्कल ऐसे चले गए। तो इन्होंने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन क्या है, असल में इलास्टिक कोलिजन है ऑफ कॉर्पस्कल्स। ठीक है, जिस तरह से हो सका कोशिश की समझाने की फिनोमेना को। तीसरा इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन को, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। अब एजम्पशन पे एजम्पशन मानते जाएंगे तभी एक्सप्लेन होगा। जैसे मान लो यहां कोई एक सरफेस है, नीचे मान लो कोई डेंसर मीडियम, ऊपर मान लो कोई रेयर मीडियम। ठीक है, अच्छा, लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट आई जॉन, ये लाइट है। ठीक, अब लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से। हमने कहा यहाँ पे पार्टिकल है, कॉर्पस्कल्स है। ठीक है, कॉर्पस्कल्स है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं, जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो कॉर्पस्कल को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। इन कॉर्पस्कल को डेंसर मीडियम के पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मान लो डॉट 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 डेंसर मीडियम के पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल हैं, डेंसर मीडियम में। जैसे मान लो वाटर है या ग्लास है, उसके पार्टिकल है। तो इस कॉर्पस्कल को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। पार्टिकल है ना, पार्टिकल पे तो फोर्स लग सकती है, लाइट पे फोर्स का तो कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर फोर्स लगी, 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 इधर फोर्स लगी। ठीक, इस तरह से सारे जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल थे, इन्होंने कॉर्पस्कल को नीचे की तरफ तेजी से अट्रैक्ट किया, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अगर हम माने मीडियम होमोजीनियस है, हर जगह पार्टिकल बराबर है, तो नेट फोर्स कॉर्पस्कल पे मेरे ख्याल से तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये कॉर्पस्कल हो, ये पार्टिकल्स हैं, फोर्स यहां लग रही, 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 नेट फोर्स किधर हुई, डाउनवर्ड। तो बच्चों अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड होगी इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। अगर यहां पे हम एक नॉर्मल बनाए, ये बना नॉर्मल, इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, पर क्या हुआ, इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगी, इधर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ।
तो लाइट इधर ना जाके थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई। बोलो आया? तो यहीं से एक्सप्लेन हो गया क्या बेंड हुआ, असल में तो कॉर्पस्कल्स बेंड हो गए। तो यहीं से एक्सप्लेन हो गया कि लाइट बेंड करती है व्हेन इट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे इन्होंने समझाया। इन्होंने बोला कि डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से एज कंपेयर टू रेयर मीडियम कॉर्पस्कल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी अट्रैक्ट करते हैं, रेयर के भी इतनी फोर्स से नहीं, ये ज्यादा फोर्स है। तो इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, नेट फोर्स किधर हुई? डाउनवर्ड। अब सोचो कोई चीज थी वो ऐसे जा रही थी, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उस पर फोर्स किधर लगी? नीचे। तो थोड़ा सा उसका डायरेक्शन ऐसे जाते थे, ऐसे हो गया, ऐसे। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरह से इन्होंने कोशिश की डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये थ्योरी स्टैंड करी थी इस नेम की वजह से। बहुत से फिनोमेना को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि आया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक बहुत ही बड़ा फेलियर जो इसको मिला, जहां से ये थ्योरी टूट गई, बताते हैं, इसको नोट कर लो पहले। ये सक्सेस है थ्योरी के, नोट कर लिया, सक्सेस थे ये। अच्छा, तो जो इनको मेन जो पॉइंट तोड़ दिया, जिस थ्योरी ने फाइनली बोल दिया कि नहीं ठीक है, आइजैक सर न्यूटन सर का नाम है, फिर भी थ्योरी तो गलत है। तो पहली चीज तो ही कैनॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन एक फिनोमेना काफी लेटर ऑन डिस्कवर हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये मेरे ख्याल से क्लास 11th में पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो वेव इंटरफेयर करती है, और अगर लाइट इंटरफेरेंस शो कर रही है जो भी है, तो इसका मतलब लाइट एक वेव है। तो ये यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज डिस्कवर की, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर एक और फिनोमेना डिस्कवर हुआ, डिफ्रैक्शन। सब आपको पढ़ना है डिटेल में, इंटरफेरेंस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सब वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था, पार्टिकल से नहीं। और एक तीसरा फिनोमेना था पोलराइजेशन, वो भी इनकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। सब फिनोमेना लेटर ऑन डिस्कवर हुए हैं, है ना, इस समय नहीं डिस्कवर हुए, 16वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में नहीं, सब 18वीं 19वीं सेंचुरी में बाद में आए सब फिनोमेना। बट जो सबसे बड़ा सेटबैक लगा इनको, वो लगा 1850 में, अब जाके थ्योरी फाइनली रिजेक्ट की गई। सोच रहे उतने टाइम तक माना जा रहा था कि हाँ सर न्यूटन ने बोली तो ठीक हो। 1850 में एक साइंटिस्ट थे फोकॉल्ट, उन्होंने यार एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये बात शो कर दी, प्रूफ कर दी कि लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में कम होती है एज कंपेयर टू एयर। आज के टाइम में तो ये बात आपको पता ही है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर। बट एक्सपेरिमेंटली 1850 में इन्होंने प्रूफ किया। जैसे ये चीज प्रूव हुई तब सब लोग मान गए कि हाँ ये गलत कह रहे थे सर न्यूटन, इनके हिसाब से तो स्पीड किसमें ज्यादा होनी चाहिए थी? वाटर में। और फिर कॉर्पस्कुलर थ्योरी को धीमे धीमे एंड कर दिया गया। ठीक है, कब की थ्योरी? 1675। तो क्या हुआ इसके बाद कोई नई थ्योरी आई होगी? नहीं, थ्योरी इसी टाइम आ चुकी थी। ये इंटरेस्टिंग बात है, थ्योरी इसी टाइम आ चुकी थी, बट कोई उसको मानने को तैयार नहीं था। कौन लेके आया थ्योरी? अब हम आपको बताते हैं, नोट कर लें, पॉज करके इसको नोट करें। नोट कर लिया? मिटा दें इसको? ठीक है, तो इसी टाइम दूसरी थ्योरी भी आ गई थी, पर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इनके कंटेम्पररी यानी इन्हीं के एरा के एक साइंटिस्ट थे, इन द सेम एरा एक डच साइंटिस्ट थे। कैसे? डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल या हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, कमाल की बात है, ये थ्योरी भी 1678 में आ गई थी, बट कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन जब बोल रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है तो लाइट पार्टिकल है। ठीक है, साफ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। बट उसी टाइम उसी एरा में हाइगेंस ने भी कहा कि लाइट वेव है। अब इसको एक्चुअल में हाइगेंस नहीं पढ़ते हैं, डच नेम है, तो डच में क्या होता है, इसको पढ़ते हैं ऑ, ठीक है, हॉगन्स। और दूसरी चीज दिक्कत ये, इसको भी जी नहीं है, डच में इसको पढ़ते हैं।
जैसे बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉगन्स प्रिंसिपल। सो आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दैट। इसको बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं, ठीक है, तो हॉगन्स वेव थ्योरी है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप हाइगन्स ही बोल लेना। हाइगन्स ने क्या बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। कहानी पलट दी। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। इनकी थ्योरी को बाद में सही माना गया जब देखा गया कि लाइट वेव है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। बच्चों, मैकेनिकल वो वेव होती हैं विच रिक्वायर्स अ मीडियम। इन्होंने बोला लाइट एक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। आपको पता है आज के टाइम में ये बात ट्रू नहीं है। उस टाइम भी लोगों ने सवाल पूछा है ना, उस टाइम भी ऐसे लोग एकदम बेवकूफ थोड़े, उन्होंने पूछा एक बात बताइए कि भैया जो लाइट है वो सन से लेकर अर्थ तक कैसे आ रही है। लोगों ने सवाल पूछ लिया कि लाइट सन से लेके अर्थ तक कैसे पहुंच रही है। आप तो बोल रहे हैं कि लाइट मैकेनिकल वेव है। तो इसके लिए हाइगन्स ने एक दूसरी थ्योरी दी, और हाइगन्स ने नहीं दी, कई साइंटिस्ट ने दी, और ये काफी टाइम तक ये थ्योरी सही मानी जाती गई। आज भी कई लोग इसको सही मानते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी बनाए। उस थ्योरी का नाम है ईथर्स थ्योरी, ठीक है। जैसे इल्यूमिनाटी उसी टाइप की ये भी एक अपनी कहानी है, जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी, वैसे ईथर्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, वैक्यूम नहीं है, यहां पे कोई वैक्यूम नहीं है। जैसे हमको तो पता है कि यहाँ पे वैक्यूम है, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनको पता है यहाँ पे वैक्यूम है, तभी तो इनकी थ्योरी पे सवाल उठ रहा है। इन्होंने कहा लाइट मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, बट सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है पूरा। तो एक ईथर्स थ्योरी आई जिसने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक मीडियम है, जो कि है ईथर वाला। ईथर नहीं, ROR नहीं, ईथर एक वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। क्या? अ वेरी डाइल्यूट, बहुत ही हल्का, एंड हाईली इलास्टिक वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम called ether is spread everywhere। तो ये एक assumption माना इन्होंने और कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वैक्यूम है। इन्होंने कहा यहाँ पे एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर, बहुत डाइल्यूट है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है और हाईली इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। ये सब क्यों बोल रहे हैं सुनो। इनके हिसाब से लाइट मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है बच्चों, वो होती है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्लासिकल मैकेनिक्स है ये सब, सबको पता है, मतलब ये बात आज के टाइम पे, इस टाइम पे सबको ये बात पता थी, आज के टाइम पे नहीं, जब ये चल रही कहानी। तो उन्होंने कहा कि भाई हाईली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू बहुत ज्यादा, वेरी डाइल्यूट है तो डेंसिटी बहुत कम, तो ये चीज बहुत बहुत कम, ये चीज बहुत बहुत ज्यादा, तो ओवरऑल स्पीड ऑफ लाइट बहुत बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि मीडियम के बावजूद लाइट बहुत तेजी से सन से अर्थ तक आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डेंस मीडियम है कि लाइट को आने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा जो मीडियम है इट इज हाईली इलास्टिक एंड वेरी डाइल्यूट, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी हाई। हाँ, आप समझ लो आज के डेट में ईथर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया जा चुका है। अब लोग समझ गए हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो ये भी बिलीव करते थे कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आज सबको पता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स समझते हो ना, ये वाली, लॉन्गिट्यूडनल ये वाली वेव आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में थोड़ा बहुत, क्या नोट करें। तो इस थ्योरी के दम पे इन्होंने अपनी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पुश किया कि भाई लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम। इन्होंने कहा कि सन से अर्थ के बीच में जो मीडियम है वो ईथर है। थ्योरी की खास बात क्यों थी, क्यों थ्योरी को बाद में एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि कई फिनोमेना इन्होंने एक्सप्लेन किए। बेटा ठीक आप हाइगन्स ही बोलना।
तो थ्योरी की खास बात क्या थी कि क्यों वो एक्सेप्ट हुई या क्यों फेमस हुई लेटर ऑन, तो खास बात ये थी कि दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाइगेंस, हाइगेंस। तुम लोग कब करोगे डिस्कवरी? पढ़ाने में कितना आसान होगा, हम लोग को राजूस थ्योरी कितना आराम से लिख लेंगे, है ना, राजूस थ्योरी, है ना, है कि नहीं है, समीक्षा थ्योरी, अभिषेक थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी कैन एक्सप्लेन फर्स्ट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की लाइट हमेशा सीधी चलती है, बड़ा ये समझ में नहीं आता कि कोई वेव है तो वो सीधी कैसे चलेगी। इन्होंने कहा जो ये वेव है इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो ऐसे 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 चल रही है, अभी भी स्ट्रेट है ना। सोचो अब कोई वेव ऐसे चले तो आप नहीं कह सकते कि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, तो यो 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 साइन के कर्व के हिसाब से चल रही है। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। इन्होंने कहा बड़ी स्मॉल वेवलेंथ है। अब ये करीब करीब कैसी लग रही है आपको? स्ट्रेट लाइन में लग रही, दिख भी रही है कि नहीं लाइन? तो इन्होंने कहा कि बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है इस वेव की, इस वजह से करीब करीब देखने में कैसी लगती है? स्ट्रेट लाइन में। दूसरी चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसका प्रूफ हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। कैसे इस चीज को इन्होंने प्रूफ किया? इन्होंने प्रूफ किया था कि हाँ मेरी थ्योरी लगाओगे तो ये फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाएगा रिफ्लेक्शन का। तीसरी चीज इन्होंने प्रूफ की रिफ्रैक्शन, ये भी एक्सप्लेन कर रहे गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इन्होंने प्रूफ कर दिया, सब पढ़ रखा होगा आपने अब तक रे ऑप्टिक्स में, स्नेल्स लॉ। इन्होंने स्नेल्स लॉ भी प्रूफ कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। तो ये दोनों प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है और बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछा जाता है यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। चौथी चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस। पांचवी चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया डिफ्रैक्शन। स्टिल पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। पोलराइजेशन इसलिए नहीं एक्सप्लेन हो पाया क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, और इनके हिसाब से लाइट कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। बाद में पता चला लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये नहीं एक्सप्लेन हुआ, बट इतने फिनोमेना इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो इन दोनों का तो प्रूफ आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। अब हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दें हम, नोट कर लें आप, नोट कर लिया? चलिए, तो लाइट कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और मीडियम कौन सा है पूरे यूनिवर्स में? ईथर का मीडियम फैला हुआ है। अब आया हाइगेंस प्रिंसिपल, जो कि आपके सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल, अब ये कुछ नियम है इनके, जैसा इन्होंने कहा वैसा मानना पड़ेगा, एक तरह से आपको यहां से अब रटना पड़ेगा ना। किसी इंसान के खुद के सिद्धांत है कि ये मानोगे, हमारी थ्योरी के ये पॉइंट मानोगे, तब हम बाकी फिनोमेना अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये इनके अपने पॉइंट है, इस पे हम बहस नहीं कर सकते सही है गलत है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेव फ्रंट। ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक प्लेन है जिसपे सारे पार्टिकल किसी मीडियम के होंगे जिनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। वेव फ्रंट किसी मीडियम में एक प्लेन है जिसपे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका वाइब्रेशनल फेज सेम होगा। चलो इसको लिख देते हैं, वेव फ्रंट इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम which are
वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। ये बता देंगे पूरा डिटेल में, टेंशन मतलब सब रटवा देंगे। खैर ये क्या कह रहे थे मतलब समझ भी ले। वेव फ्रंट ये कह रहे हैं कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम के सारे पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में है। ये फेज क्या चीज है, जरा हम एक नॉर्मल वेव इक्वेशन लिखते हैं। वेव इक्वेशन आपको याद है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस kx, जैसे हमने प्लस kx लिख लिया। हाँ ये क्या है सर, ये तो मैं जीवन में पहली बार देखा। क्लास 11th में आपने वेव पढ़ी थी, ये वेव इक्वेशन होती थी a साइन ओमेगा t प्लस kx। ऑल्दो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब बाद पता चला, इनके हिसाब से तो मैकेनिकल वेव। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस kx। किसी भी वेव की इक्वेशन में बच्चों ये जो टर्म होता है, इस टर्म को हम बोलते हैं फेज। अच्छा तुमने वो भी तो पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट, वहां तो फेज समझा होगा कि ये जो एंगल लिखा होता है इसको बोलते हैं फेज। t है टाइम, x होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी वेव इक्वेशन में t होता है टाइम, x होता है डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सुनो, और ये पूरा फेज है, ठीक। और ये y क्या होता है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, x होता है डिस्प्लेसमेंट वेव का। ठीक, x होता है किसका डिस्प्लेसमेंट, वेव का। अब आई होप आपको थोड़ी बहुत वेव की कहानी पता हो। y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। खैर इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें फेज समझना था। अब सुनो, मान लो यहां पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से मान लो चारों दिशाओं में वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में वेव्स निकल रही हैं, बढ़िया। चारों दिशाओं में क्या, तीनों डायमेंशन में वेव निकल रही है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वेव इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर इधर, हर तरफ लाइट वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, मान लो किसी गिवन टाइम पे व्हेन t इज इक्वल्स टू, कोई भी गिवन टाइम, लेट t इज इक्वल्स टू t1 टाइम, किसी गिवन टाइम पे हम इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से x डिस्टेंस आगे आए। यहां पे इस पार्टिकल का हमने फेज पूछा, इस पार्टिकल का फेज क्या होगा, लेट द नेम ऑफ दिस पार्टिकल बी a। तो a का जो फेज होगा वो होगा ओमेगा t1 प्लस kx। अच्छा मान लो हम x डिस्टेंस यहां जाए, हम b का फेज पूछे, तो बच्चों b का फेज होगा ओमेगा t1 प्लस kx। मान लो हम यहां पे x डिस्टेंस जाए, यहां पे एक पार्टिकल उठा ले, इसको बोले c, जो कि x डिस्टेंस दूर है, तो c का फेज भी इस टाइम ओमेगा t1 प्लस kx। तो अगर t1 टाइम पे हम पार्टिकल्स ले लें जो सब के सब x डिस्टेंस दूरी पे हों, तो मेरे ख्याल से तो ये सारे पार्टिकल्स a b c d e f g h ये सब सेम फेज में हो गए। ऑल दीज पार्टिकल टा 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 h तक, ऑल दीज आर इन सेम फेज। यानी इन पार्टिकल्स को कनेक्ट करता हुआ जो भी प्लेन बनेगा दैट विल बी वेव फ्रंट। जरा कनेक्ट करते हैं, खट 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 खट, क्या बना, सर्किल। सर्किल नहीं बना, स्फीयर बना। जरा सोचो ये कहानी 3D में चल रही है। ये पॉइंट सोर्स है, इधर 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 पूरा 3D में। यहां सोचो ऐसे समझ रहे हो, यहां पे समझ लो पॉइंट सोर्स है, यहां से ऐसे ऐसे समझ लो निडल्स निकली हुई है तरफ। क्या निकली है, नीडल्स, ऐसे नीडल्स निकली हुई खूब ढेर सारी। जब आप बनाओगे, कंप्लीट करोगे ये, तो पूरा एक स्फीयर बनेगा कि नहीं। यहां से x डिस्टेंस x डिस्टेंस x डिस्टेंस x डिस्टेंस x डिस्टेंस x डिस्टेंस, t1 टाइम पे x डिस्टेंस दूर जाओगे तो सभी पार्टिकल्स का, मीडियम के सभी पार्टिकल्स का फेज यही आएगा ओमेगा t1 प्लस kx। और अगर हम इन सारे पार्टिकल्स को जोड़ें तो ये जोड़ने पे जो लोकस बन रहा है इसको वेव फ्रंट बोलना है। तो ये वेव फ्रंट है कैसा, स्फेरिकल। तो इन्होंने कहा कि जब भी आपके पास कोई पॉइंट सोर्स हो, जब भी आपके पास कोई पॉइंट सोर्स हो, तो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। पॉइंट सोर्स का कैसा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे मान लो यहां पे एक पॉइंट सोर्स है, तो ये बन गया एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सबके लिए x की वैल्यू सेम होगी कि नहीं, रेडियस के बराबर है ना, r r r r r। और टाइम पे हम मान लें कि सेम टाइम पे हम देख रहे हैं। जैसे मान लो एक वेव फ्रंट ये हो गया,
जितने चाहो उतने बनाओ, कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाते चलो, सब वेव फ्रंट है, कच 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 कच। अच्छा, इस स्फीयर में जितने पार्टिकल्स है सबका फेस क्या होगा? सेम हो गई। अच्छा, इस स्फीयर के पार्टिकल और इस स्फीयर के पार्टिकल, क्या दोनों का फेस सेम होगा? सोच के बोलना, सोच के बोलो। मेरे ख्याल से तो नहीं भाई। इस स्फीयर के x की वैल्यू मान लो x1 है, तो इसके लिए x की वैल्यू x2, इस पे सारे पार्टिकल की वैल्यू x2 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 होगी। तो ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट या वेव फ्रंट्स बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन सकते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, एक के बाद एक बनाते जाओ। किसके लिए? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए। थोड़ा सा इसको इमेजिन करने के लिए एक्स वर्मा सर भी ऐसे ही बताते हैं, तो हम भी बताने की कोशिश करते हैं, अपनी किताब में उन्होंने भी कहा है। आप ऐसे सोच सकते हो कि जब आप नदी नदी के पास जाते हो या तालाब वाला के पास जाते हो और उसमें आप एक पत्थर गिराते हो, टपक टपक, उसको रिपल्स बोलते हैं, रिपल्स। तो ये जो रिपल्स उठते हैं आपको दिखते हैं ऐसे सर्कुलर, ऐसे बाहर आते हुए, तो वो क्या आ रहा है? वो वेव फ्रंट आ रहा है। अरे वेव थोड़ी ना आ रही, वेव तो ऐसे चल रही है, ये वेव थोड़ी ना है। समझ लो क्या? ऐसे जब ऐसे पत्थर डालो, पुटुक, ऐसे पत्थर डालो, जैसे गोल बन के बाहर आ रहा है, ये क्या आ रही है? एक दीवार आपकी तरफ आ रही है, इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट आ रहा है। इन्होंने ऐसा कहा कि इस सोर्स से जब लाइट वेव निकल रही है ना, इस सोर्स से जो लाइट वेव, उसको मत देखो, आप ऐसे सोचो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बाहर की तरफ ऐसा फैलता जा रहा है। कुछ फील हुआ वेव फ्रंट क्या चीज है? जैसे आपने पानी में पत्थर डाला, पुटुक, तो वेव तो ऐसे बाहर की तरफ निकली, रेडियली आउटवर्ड। बट आप देखो तो ऐसे एक दीवार सी उठ के आपकी तरफ आती है ना, ऐसे मैक्सिमा जो बनता है वो ऐसे धीमे धीमे बाहर आ रहा है। तो उन्होंने कहा वो जो चीज है वो एक वेव फ्रंट है, वेव का फ्रंट पार्ट, वेव फ्रंट। ये जो वेव आ रही है इसको इन्होंने फ्रंट बोल दिया, वेव फ्रंट। तो वेव नहीं आ रही है, ये वेव फ्रंट बाहर की तरफ निकल रहा है। सारी कहानी को वेव फ्रंट के फ्रेम से देखना है। कुछ फील हुआ? What is wavefront? It is the locus of all the points of medium which are vibrating in the same phase, जिनका वाइब्रेशन सेम फेज में हो। तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। थोड़ा रटना भी पड़ेगा, अब याद कर लो। पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट, पहला पॉइंट है वेव फ्रंट, नोट करें। दूसरे पॉइंट पे चलें, थ्योरी के हाइगेन्स प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? सेकेंड पॉइंट बोला द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। पढ़ लो, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जरा सोचते हैं, यहां पे एक पॉइंट सोर्स है, टंग डंग 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 डंग, ये एक वेव फ्रंट, टंग डंग 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 डंग, ये दूसरा वेव फ्रंट। इन्होंने बोला ये जो वेव फ्रंट है ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ध्यान से देखो, यहां से वेव कैसे निकलेगी? ऐसे ऐसे। भाई लाइट तो ऐसी निकलती है ना पॉइंट सोर्स से हर तरफ, इन ऑल द डायरेक्शंस 3D में। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो वेव निकल रही है और ये जो वेव फ्रंट है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं? भाई आपको समझ में आ रहा होगा, इस स्फीयर के लिए जो लाइन निकल रही है ये नॉर्मल है, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है ना। सेंटर क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये जितनी भी लाइन आप बना रहे हो ये क्या है? ये वेव है, लाइट वेव। तो जो लाइट वेव होती है ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, किसी भी वेव फ्रंट के। तो ये बड़ा अच्छा हिंट है वेव फ्रंट बनाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट फॉर ड्रॉइंग वेव फ्रंट। आपको हम कैसी भी लाइट रे दे दे, आप वेव फ्रंट बना लोगे। द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इसको आप समझ लो डायरेक्शन ऑफ रे, सिंपल। द डायरेक्शन ऑफ रे, वेव प्रोपोगेशन हटाओ, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बड़ा अच्छा हिंट है वेव फ्रंट बनाने का। अब आप वेव फ्रंट खटाक से बना सकते हो। जरा नोट करो इसको, नोट कर लिया? जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है।
तीसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखो सबसे पहले हमने बताया वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। फिर हमने बताया कि जो वेव फ्रंट होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा आया टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। तो सबसे पहला तो आप पढ़ ही चुके हो कि पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हम पढ़ चुके, इसको बना के भी देखा हमने। यहां पे मान लो पॉइंट सोर्स है तो ये वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये तो हम लोगों ने देख लिया। जरा रे बनाओ, रे ऐसे बनेगी, है ना, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया कि रे कैसी है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। ये सारी बातें हमारी हो गई। दूसरा है हमारा सोर्स एट इंफिनिटी। सोर्स एट इंफिनिटी, बच्चों इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। तो ये मान लो पैरेलल रेज आ गई। अब इसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, पैरेलल रेज के लिए कोई टेंशन ही नहीं है भाई। वेव फ्रंट कैसा होता है, रे के परपेंडिकुलर। तो आप इसके परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट बना दिया, परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट बना दिया। कैसे वेव फ्रंट बन रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल। सोर्स एट इंफिनिटी या पैरेलल रेज, सोर्स एट इंफिनिटी बोले या पैरेलल रेज के लिए कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। इस पे पड़ने वाले सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे इन द सेम फेज। तीसरा देखते हैं, तीसरा है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, एक हो गया पॉइंट सोर्स, एक हो गया इनफिनाइट का सोर्स जहां से पैरेलल रेज आ रही, एक है लीनियर सोर्स, ऐसा सोर्स लीनियर, ये पूरा सोर्स है। लीनियर सोर्स से कैसे रे निकलेंगी, इधर गई रे, इधर भी गई रे, ऐसे गई रे, ऐसे गई रे, ऐसे गई रे, ऐसे गई रे। इसमें कुछ कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, ऐसे गई रे, ऐसे गई रे, तीन ही है। लीनियर सोर्स से हर तरफ रे निकल रही। अब इसके ऊपर जब आप वेव फ्रंट बनाओगे तो बच्चों बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इस सिलेंडर में पड़ने वाले सारे पार्टिकल विल बी वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब डेफिनेटली यहाँ पे कंसेंट्रिक सिलेंडर बन सकता है लीनियर सोर्स में, एक के बाद एक आप बनाते जाओ। जैसे यहाँ पे आप एक के बाद एक प्लेन वेव फ्रंट बना सकते हो। तो ये तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं, बात खत्म। हाइजेंस ने सबसे बोला वेव फ्रंट वो होता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। फिर बोला कि जो वेव फ्रंट होता है डायरेक्शन ऑफ रे के परपेंडिकुलर। फिर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताया कि पॉइंट सोर्स के स्फेरिकल, सोर्स एट इंफिनिटी का प्लेन और लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल। नोट करें, नोट करें, नोट कर लिया बेटा रे, ओके। तीन तरह के वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल, पैरेलल रेज के लिए प्लेन वेव फ्रंट, पैरेलल रेज इंफिनिटी से आती है, और लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल। अब चौथा और पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल का चौथा और पांचवा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, every point on a wave front acts as source of secondary disturbances। अभी और वेव फ्रंट बनाना सिखाएंगे, 3-4 सवाल करा देंगे, वेव फ्रंट समझ में आ जाएगा। पहले थ्योरी सुन लो, एक बार में थ्योरी कंप्लीट करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। मतलब वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स है। सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस मतलब वो भी डिस्टर्बेंसेस फैला सकता है। डिस्टर्बेंसेस मतलब होता है वेव बनाना। भाई डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, वेव ही तो होती है। तो ये कह रहे हैं कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सोर्स हैं डिस्टर्बेंस के। सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि एक तो प्राइमरी सोर्स हो गया
जहां से पहला वेव फ्रंट बना होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मान लो अपना प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स लिया हमने। तो भाई इससे मान लो एक वेव फ्रंट बना ये, ठीक है, प्राइमरी सोर्स पॉइंट सोर्स से एक वेव फ्रंट बना ये पहला वेव फ्रंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस वेव फ्रंट पे होने वाला हर एक पार्टिकल सोर्स है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का, सोर्स है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का, यानी यहां से फिर डिस्टरबेंस बनेगा। डिस्टरबेंस मतलब फिर वेव बनेगी, मतलब फिर वेव फ्रंट्स बनेंगे। आगे सुनो, विच emits their own wavelets, wavefront ना बोल के उसको wavelets बोल दिया, which emits their own wavelets called secondary wavelet। बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये सारा, चौथा और पांचवा पॉइंट अच्छे समझ लो, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। called secondary wavelets, ठीक, जरा फिर से इसको बनाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, जैसे मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, इसको हमने बोला प्राइमरी सोर्स। भाई किस चीज का सोर्स है? डिस्टरबेंस का। वेव इज डिस्टरबेंस, ये प्राइमरी सोर्स है डिस्टरबेंस का। इसने एक वेव फ्रंट बना लिया, ठीक है। ये है, यहां लिख लेते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है। इसने मान लो एक वेव फ्रंट, हाँ ठीक है, बना लिया। ठीक, अब इन्होंने कहा कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं दे आर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस। पढ़ लो, लाइन पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं दे आर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस, यहां से फिर डिस्टरबेंसेस बनेंगे। And emits their own wavelets, ऐसे पिग के बच्चों को पिगलेट्स कहते हैं, वैसे ही वेव के बच्चों को वेवलेट बोला है। वेरी बैड कंपैरिजन, आई एम सॉरी। तो इन्होंने बोला कि यहां से वेवलेट निकलेंगी, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, सेकेंडरी वेवलेट बना दे। सेकेंडरी वेवलेट क्या है? यहां से सेकेंडरी वेवलेट मतलब ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ये इसमें से सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट spread in all directions with speed of wave। एक लाइन पे ध्यान देना, विथ स्पीड ऑफ वेव। ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये स्पीड ऑफ वेव से चल रही है हर डायरेक्शन में। सोर्स क्या करता है? सोर्स, प्राइमरी सोर्स क्या करता है? जो मेन सोर्स है वो डिस्टरबेंस बनाता है, यानी पहला वेव फ्रंट बनाता है, वेवलेट नहीं, पहला वेव फ्रंट बनाता है। उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। इसमें बहुत यहां पे धोखाधड़ी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है कि आप किसी अच्छी कोचिंग का नोट्स भी पकड़ोगे, वो इसको सेकेंडरी वेवलेट बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट नहीं है, प्राइमरी सोर्स से बना वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस निकला इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ये जो गुच्चू, ये जो स्फीयर निकला है, गुच्चू सा स्फीयर, छोटू सा, जैसे पिग से निकलता है पिगलेट, वैसे ही वेव फ्रंट से निकलते हैं वेवलेट्स। हाँ, आप समझ गए। वैसे ही वेव फ्रंट से निकलते हैं छोटे छोटे गुगु गुगु वेव फ्रंट। सेकेंडरी डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस से सेकेंडरी वेवलेट बाहर निकलते हैं, और सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल्स spread in all directions, travels in all directions with speed of wave। वेव की स्पीड से हर डायरेक्शन में चलते हैं। इतना नोट करो। अगला पॉइंट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मिला के बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नोट करो जरा, इसको नोट करो।
छाप लिया? क्लियर हो गया दिमाग में? प्राइमरी सोर्स से बना वेव फ्रंट का हर पॉइंट है सोर्स, सेकेंडरी सोर्स है ना, इसको हम सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट, गुल 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 हर डायरेक्शन में। ये जो गुल 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 निकल रहे हैं, ये कैसे निकल रहे हैं? विद स्पीड ऑफ वेव। पांचवा पॉइंट, पहले पॉइंट लिख देंगे फिर कहानी बताएंगे, ठीक है? पांचवा पॉइंट, अ कॉमन टेंजेंट, the common tangent, the specific है, the common tangent on secondary wavelet in forward direction gives new wave front। अब बनेगा नया वेव फ्रंट। अब हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में यह भी बता रखा है कि एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा वेव फ्रंट कहां पे बनाना है, दूसरा वेव फ्रंट कहां पे बनाना है। और समझते हैं, मान लो ये कोई सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, ये एक वेव फ्रंट बना है, पूरा नहीं बना रहे, सिर्फ इस पार्ट को दिखा रहे, ये एक वेव फ्रंट बना होगा पूरा, ठीक, ये एक वेव फ्रंट बना है, पूरा ऐसे बना है, ठीक है। इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, दे आर एक्टिंग एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, है ना, सेकेंडरी डिस्टरबेंस के सोर्स हैं, यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है। सेकेंडरी वेवलेट किस स्पीड से चल रही है? स्पीड ऑफ वेव से। अब यहां से हम दूसरा वेव फ्रंट बना सकते हैं, वेवलेट नहीं, गुलगुल गुलगुल निकलेगी वेवलेट, गुलगुल गुल वेवलेट, पर हम दूसरा वेव फ्रंट बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा देखो, मान लो आफ्टर टाइम, एनसीईआरटी में भी यही बोला है, t इज इक्वल्स टू टाउ, वी हैव टू ड्रॉ अ न्यू वेव फ्रंट। मान लो हमें एक नया वेव फ्रंट बनाना है, ठीक। तो वेवलेट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ वेवलेट क्या है? जो स्पीड ऑफ वेव है उसको v मान लिया मैंने, स्पीड ऑफ वेव। तो इन्होंने कहा कि आप यहां से एक आर्क बनाइए t टाइम में, टाउ टाइम में, ये वेवलेट कितना आगे गया होगा, डिस्टेंस बताओ कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेवलेट कितना होगा? v इंटू टाउ। सही है। यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रहे हैं वो वेव की स्पीड से हर तरफ जा रहे हैं, पीछे भी आगे भी, ठीक। अब हमने कहा कि हमको टाउ टाइम बाद नया वेव फ्रंट बनाना है, तो उन्होंने कहा तरीका क्या है? कंफ्यूज नहीं हो, तरीका बता रहे हैं अभी, पहले इसको भी छोड़ दो, तरीका देखो। हमें नया वेव फ्रंट बनाना है टाउ टाइम के बाद। तो इन्होंने कहा कि यहां से जो वेवलेट निकल रही है उसकी स्पीड है v, स्पीड जो वेव की है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो t टाइम में? v इंटू टाउ। तो इन्होंने कहा यहां से एक आर्क बनाओ जो जिसका रेडियस हो v टाउ। यहां से एक आर्क ड्रॉ करो, ड्रॉ एन आर्क जिसका रेडियस हो v इंटू टाउ। यहां से सेकेंडरी वेवलेट का टक, यहां से भी टक, यहां से भी टक, बन गया। अब ये कह रहे थे कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। इन वेवलेट्स पे, इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे, ये वेवलेट ही तो है, ये भी तो कंप्लीट होगी पूरी, गोल ऐसे गोल ऐसे गोल ऐसे। इन पे जो कॉमन टेंजेंट, ये कितना डिस्टेंस है? v इंटू टाउ। ये कितना डिस्टेंस है? v इंटू टाउ। ये कितना डिस्टेंस है? v इंटू टाउ। इन पे जो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, नाउ दिस कॉमन टेंजेंट इज अ न्यू वेव फ्रंट। इसको अब 3-4 बार पढ़ो, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। बोलोगे सर बड़ी कॉमन सी बात है। देखो कॉमन सी बात इसलिए लग रही है कि हर तरफ मीडियम सेम है, इस वेव फ्रंट के हर तरफ मीडियम सेम है। अगर मान लो यहाँ पे मीडियम दूसरा होता तो ये वाला वेव फ्रंट, मान लो यहाँ डेंसर मीडियम होता तो ये वेव फ्रंट कम ट्रेवल करता, तब ये परफेक्ट स्फीयर नहीं बनता दूसरा वेव फ्रंट। अगले लेक्चर में शायद ये चीज थोड़ी थोड़ी फील हो। भाई अभी हर तरफ मीडियम सेम है, ये जो वेवलेट है
यहां से क्या निकलती है, वेवलेट। जो वेवलेट है ये किस स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ वेव से। तो अभी तो हर तरफ मीडियम सेम था, तो सभी वेवलेट वी टाउ वी टाउ वी टाउ ट्रेवल किए। और मान लो एक तरफ डेंसर मीडियम, एक तरफ रेयर मीडियम, तो ये वाली वेवलेट ज्यादा ट्रेवल करेगी क्योंकि स्पीड ऑफ वेव रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। और इस तरफ डेंसर मीडियम है तो इधर वेव कम ट्रेवल करेगी, तो वेवलेट भी कम ट्रेवल करेगा। तो ये जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होगा, इधर ऐसे गोलू, इधर से चिपकू सा होगा। तब इंपॉर्टेंस आएगी इस पूरे थ्योरम की, नोट कर ले। अभी तो बड़ा सिंपल है कि मान लो ये सोर्स है, देखो सुनो, ये बना वेव फ्रंट, ये क्या हो गए, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये बन गई सेकेंडरी वेवलेट, ये बन गई सेकेंडरी वेवलेट। इस सेकेंडरी वेवलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट बना दो, बन गया न्यू वेव फ्रंट। अभी तो सिर्फ इतनी बात हुई, फिजिक्स को इससे समझा दिया हमने, वी टाउ वी टाउ वी टाउ, और टी टाइम कितने टाइम बाद नया वेव फ्रंट बनाना है, 4 सेकंड बाद बनाना है। वेव की स्पीड मान लो 200 है, मान ले ऐसे तो 3 × 10 पावर 200 है, तो 200 × 4 800। यहां से एक आर्क बनाओ 800 का 800 का 800 का, सब पे एक कॉमन टेंजेंट बना दो, दैट इज अ न्यू वेव फ्रंट। किसने कहा कि भाई हमको 10 सेकंड के बाद नया वेव फ्रंट चाहिए, हमने कहा स्पीड ऑफ वेव 200 है, 200 × 10 2000, यहां से 2000 का आर्क 2000 का आर्क 2000 का आर्क, सब पे एक टेंजेंट, दैट इज अ न्यू वेव फ्रंट। प्राइमरी सोर्स, वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, वेवलेट, सेकेंड वेव फ्रंट। क्लियर हुआ? एस क्या है, प्राइमरी सोर्स, ये क्या है, वेव फ्रंट, ये क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट, और ये क्या है, नया वेव फ्रंट। एक बार आखिरी बार रिपीट करें, सुन लो, लिखना हो लिख लो। प्राइमरी सोर्स, वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, सेकेंडरी वेवलेट, न्यू वेव फ्रंट। क्लियर है? मिटाएं, नोट कर लें, नोट कर लें, फिर इसको मिटा लें। चलिए इस पे कुछ सवाल आपको दिखा दे अब हम वेव फ्रंट पे। इतने कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आएंगे, चौथा और पांचवा पॉइंट मिला के कोई सवाल अभी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा चलो, ड्रॉ वेव फ्रंट्स फॉर, ड्रॉ वेव फ्रंट्स फॉर फर्स्ट source at infinity, object at infinity for convex lens। चलो रे डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख लो, रख लिया। बोल रहा है ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से बच्चों कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज, तो यहां से पैरेलल रेज आई। पैरेलल रेज जब कॉन्वेक्स लेंस पे टकराती हैं तो क्या होता है, मीट एट फोकस, ये होता है। तो पहले तो रेज बना लो, तरीका यही है। अब वेव फ्रंट बनाओ। वेव फ्रंट बनाने का तरीका क्या है कि रेज के हमेशा परपेंडिकुलर, इन्होंने हमसे कहा कि वेव फ्रंट बनाइए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट कहां पे मिल जाएंगे, जाके फोकस पे। अब वेव फ्रंट कैसा होता है, रेज के परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि पैरेलल रेज के लिए कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरफ तो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। यहां बताओ वेव फ्रंट कैसा होगा, सोचो सोचो, इस रेज के परपेंडिकुलर। अच्छा इस कहानी को ऐसे भी तो सोच सकते हो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, रेज का डायरेक्शन पलट दो अपने दिमाग पे, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये कैसा सोर्स हो गया, पॉइंट सोर्स। जरा अपने दिमाग में सोचो, इसको ऐसे सोचो, ये पॉइंट सोर्स है, तो रेज ऐसे निकल रही है भाई पॉइंट सोर्स से। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो यहां वेव फ्रंट ऐसे बन जाएंगे। नहीं आया ज्यादा समझो, जो वेव फ्रंट है वो रेस के परपेंडिकुलर, तो इन रेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनेगा भाई। इसको ऐसे समझ लो भाई, लाइट जो होती है, लाइट के अगर रास्ते को हम कहीं पलट दें तो पूरा वापस जाती है। तो अगर यहां से हम सोच ले लाइट पलट गई तो ये सोर्स हो गया, तो ये पॉइंट सोर्स बन जाएगा। पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। इस तरफ तो जा रही है, अगर जा रही होती तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन जाते। ठीक है, जरा दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बना लोगे? जरा पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, ट्राई करो पॉज करके। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर कॉनकेव लेंस। भाई इंफिनिटी से कैसी रेज आएंगी? इसमें भी पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज यहाँ पे क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होके पीछे कहां से आती हुई दिखती हैं? फोकस से आती हुई। पैरेलल रेज के लिए कैसे वेव फ्रंट बनेंगे? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। और यहाँ के लिए वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? अब बताओ। अब यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि पॉइंट सोर्स यहाँ है और यहाँ से लाइट निकल रही है, ऐसा नहीं फील हो रहा कि एक पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसे निकल रही है। तो इस तरफ वेव फ्रंट कैसे बन जाएंगे? स्फेरिकल विद एफ एस सेंटर। ये एक पॉइंट सोर्स ऐसा नहीं लग रहा, तो स्फेरिकल विद एफ एस सेंटर। नहीं समझ में आया तो समझ जाओ कि जो वेव फ्रंट है वो रेज के परपेंडिकुलर। भाई जो रेज ऐसे निकल रही हैं, ऐसा समझो फील हो रहा है कि यहाँ कोई सोर्स होगा तो ऐसे वेव फ्रंट बनने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मान लो इसी में एक और केस ले लें। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर कॉनकेव मिरर। चलो ये अलग खुद से करके दिखाओ, पॉज करके, पॉज करके ट्राई करो। ये रहा कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ट्राई करो, पॉज कर दो वीडियो को। ट्राई किया? बहुत बढ़िया। इंफिनिटी से कैसी रेज आई? पैरेलल रेज आई। कॉनकेव मिरर क्या करता है? पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है। कहां पे? अपने फोकस पे। यहां पे कैसे वेव फ्रंट बनेंगे? प्लेन, यहां पे प्लेन, ठीक है। अब यहां क्या हुआ? लाइट ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रे निकल रही है, तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है? पहले प्लेन बनेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल। इसमें सवाल पूछ ले कि बिफोर रिफ्लेक्शन कैसे वेव फ्रंट है? प्लेन। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे वेव फ्रंट है? तो आप बोल दोगे स्फेरिकल। यहां बिफोर रिफ्रैक्शन प्लेन, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल। बिफोर रिफ्रैक्शन प्लेन, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल विद एफएस सेंटर। क्लियर है? जैसे मान लो हम प्रिज्म के लिए बोले कि ये कोई प्रिज्म है, ये रे ऑफ लाइट आई, खचाक कुचू खचाक, नाउ ड्रॉ वेव फ्रंट। तो भाई इसके लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा? देखो रेज ऐसी ही तो जाएंगी। इसके लिए प्लेन, यहां भी प्लेन, ऐसे वेव फ्रंट बन जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप याद रखना कि रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है, और जब भी फोकस पे जाए तो सोचो फोकस सोर्स है, वहां से लाइट रे निकल रही है, और उसको सेंटर मान के स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दो। चलो कॉन्वेक्स मिरर का बचा है, वो खुद से ट्राई करना। यहीं पे पहला लेक्चर हाइगेन्स प्रिंसिपल का होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल याद रखना, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम प्रूफ देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।